नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यू शाम 7 बजे यह वीडियो अपलोड होती है, देखना ना भूलें। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का सही अर्थ क्या है निम्नलिखित में से। तो साथियों, पर्यावरण शब्द का सही अर्थ क्या है, तो क्या है साथियों, जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जीव एवं अजीविक कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण पर्यावरण में वे सभी जीव, जीवित और अजीव निर्जलीकरण घटित शामिल होते हैं जो किसी जीव के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें वायु, जलवायु, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव गतिविधियां भी सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया निम्नलिखित में से। तो परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग लिनियस ने किया था। किसने किया था? लिनियस ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिनियस ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1866 में, कब? 1866 में, 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अंस एर्स्ट हैकेल ने किया था। एर्स्ट हैकेल ने किया था। यह विज्ञान जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है जो पर्यावरणीय संतुलन को समझने का आधार है। ठीक है, याद रखिएगा। जो परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लिनियस ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। और ये कब किया गया था, तो 1866 में किया था। ठीक है, जर्मन के वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल लिनियस ने, याद रखिएगा। वैज्ञानिक जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है जो पर्यावरणीय संतुलन को समझने का एक आधार है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जीव घटक नहीं है, यानी कि कौन सा जीव घटक नहीं है साथियों। तो कौन सा है? जल कोई जीव घटक नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल है जो जीव घटक नहीं है। ठीक है, जीव घटक वे होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव। जल एक आजीविक घटक है जो जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन स्वयं जीवित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किसने खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है निम्नलिखित में से। तो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है साथियों, तो उत्पादक से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से होती है जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक है, हरे पौधे मुख्य उत्पादक होते हैं और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का आधार हैं। ठीक है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का आधार हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा घटक कौन सा है निम्नलिखित में से। तो कौन सा घटक है? जीवमंडल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवमंडल। जो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा घटक है साथियों, वो क्या है? जीवमंडल है। जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव है। इसमें स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह हिस्सा है शामिल है जहाँ जीव पाए जाते हैं। यह सबसे बड़ा पारिस्थितिकी स्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है निम्नलिखित में से। साथियों, पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार ये रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये तैयारी करा रहा हूँ एसएससी जीडी 2026 की। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है निम्नलिखित में से। तो CO2 को अवशोषित करना। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, CO2 को अवशोषित करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, CO2 को अवशोषित करना, यानी कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी UV किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन क्षय से त्वचा कैंसर और आंखों की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ओजोन परत है मुख्य कार्य क्या है, CO2 को अवशोषित करती है, यानी कि जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन क्षय से त्वचा कैंसर और आंखों की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सी गैस से है निम्नलिखित में से। तो साथियों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रमुख कारण है वो कौन सी गैस से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुख कारण कौन सी गैस से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर तापमान बढ़ाती है, ठीक है। इसके अत्यधिक उत्सर्जन से वैश्विक ऊष्मीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। जैव विविधता का अर्थ क्या है निम्नलिखित में से। जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो जीवों की प्रजातियां, जीन और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो जीवों की प्रजाति, जीन और परिस्थिति तंत्र की विशेषता है, ठीक है। जैव विविधता में प्रजातियां विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता शामिल होती हैं। यह पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानों में क्या प्रतिबंधित होता है निम्नलिखित में से। तो राष्ट्रीय उद्यानों में क्या प्रतिबंधित होता है, तो मानव गतिविधियां, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीवों और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हेतु शिकार, लकड़ी कटाई और मानव हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है। हालांकि नियंत्रित पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है निम्नलिखित में से। तो भारत का जो पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। नीलगिरी भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे 1986 कब 1986 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1986 में स्थापित किया गया था। पश्चिम घाट में स्थित और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अपघटक का प्रमुख कार्य क्या है। तो अपघटक का प्रमुख कार्य क्या है, तो मृत जीव पदार्थ का अपघटन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
मृत जीव पदार्थ का अपघटन, अपघटक का प्रमुख कार्य क्या है? तो मृत जीव पदार्थों का अपघटन, अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक मृत पौधे एवं पशुओं को विघटित कर पोषक तत्व को पुनः मिट्टी में मिलाते हैं। इसमें पोषक तत्व चक्र पूरा होता है और मृदा की उर्वरकता बनी रहती है, यानी कि शक्ति बनी रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दे साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन, यहाँ पर डबलदार निम्नलिखित में से हो गया, एक ही है, इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको काट दें आप, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है इसलिए क्षमा करें। हाँ, निम्न में से कौन कौन नवीकरणीय साधन हैं? तो कौन से मतलब नवीकरणीय साधन हैं निम्न में से? तो सौर ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और निरंतर उपलब्ध रहती है, इसलिए इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है साथियों सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। जो उद्योग और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जलवर्षा के मिलकर अम्लीय वर्षा उत्पन्न कराती है, जिससे फसल, जलाशय और इमारतों प्रभावित होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से यहाँ भी टाइप हो गया है शायद, ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पर निम्न डबल बार हो गया है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान दें, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं है ग्रीन हाउस, ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की ऊष्मा को रोकती हैं, ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, जबकि CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सी हैं? CO2, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से? तो जैव विविधता का संरक्षण, ज्योमंडल का आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण, सतत विकास और स्थानीय समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। इस संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ निम्नलिखित में से? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। 1986 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 1986 में। तो गैस त्रैमासिक के बाद लागू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है, ठीक है, याद रखिएगा। जो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, कहाँ? भोपाल में गैस त्रैमासिक के कारण लागू हुई थी, जो घटना हुई थी वो भोपाल में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से
याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो कृषि अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट, औद्योगिकरण अवशिष्ट, घरेलू सीवेज, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी। यानी कि निम्न में से कौन जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो उपयुक्त में से सभी है, ठीक है। कृषि, रसायन उद्योग से निकलने वाले रसायन और घरेलू सीवेज सभी जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। ये जल में ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संकटग्रस्त प्रजाति है? निम्न में से कौन सा संकटग्रस्त प्रजाति है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाघ, निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? तो बाघ है। बाघ संकटग्रस्त प्रजाति है क्योंकि इनके आवास का विनाश और अवैध शिकार हो रहा है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से इनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? निम्नलिखित में से। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, एसएससी जीडी परीक्षक में शायद पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। वन जो संरक्षण है अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो 1980 में हुआ था, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 1980 में लागू हुआ था वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वन्य भूमि के गैर वन उपयोग पर नियंत्रण करना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है? तो बायोगैस है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जैव ईंधन है? तो बायोगैस है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस जैव अवशिष्ट से तैयार की जाती है और इसे स्वच्छ तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग पूरी करने में सहायक है। साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जैव ईंधन कौन नहीं है? तो बायोगैस जैव ईंधन नहीं है, याद रखिएगा। कोयला भी एक ईंधन है, पेट्रोल भी एक ईंधन है और डीजल भी एक ईंधन है, लेकिन बायोगैस ईंधन नहीं है, याद रखिएगा। सॉरी, निम्न में से कौन जैव ईंधन है? तो बायोगैस ईंधन है, याद रखिएगा, ईंधन है, बायोगैस ईंधन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं समझ नहीं पाया था प्रश्न को, इसलिए क्षमा करें। तो बायोगैस जो अवशिष्ट से तैयार की जाती है, इसे स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग पूरी करने में सहायक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को प्रकृति के संरक्षण हेतु प्रेरित करना है और वन जैसे प्रकृति को जो प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि पर्यावरण संरक्षण है और पर्यावरण को साफ रखना है, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं करना है जो प्रकृति को हानि हो, इसलिए इसको प्रेरित करना है और बेहतर बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन निर्धारित करता है निम्नलिखित में से? तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम कौन निर्धारित करता है? UNEP, ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यूएनईपी, यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम निर्धारित करता है। यह दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 जून को यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दें, प्रश्न नंबर 23वां है। निम्न में से कौन ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का तरीका है? निम्न में से कौन ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का तरीका है? तो उपयुक्त में से सभी हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दहान पुण्य चक्रकरण लेड फील उपयुक्त में से सभी। तो कौन ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का तरीका है? तो उपयुक्त में से सभी हैं। तो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में दहन, पुनर्चक्रण और लैंडफिल जैसी सभी विविधता शामिल होती हैं। इनका उद्देश्य कचरे को कम करना और पर्यावरणीय नुकसान को रोकना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है निम्नलिखित में से? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता दिवस के मध्य को समझना है और इसके संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें, अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों? निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। पर्यावरण प्रदूषण को प्रभाव नहीं है, यानी कि निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो कौन नहीं है? कृषि उत्पादन में वृद्धि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और स्वास्थ्य समस्या बढ़ाती हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सुधारों का परिणाम हो सकता है। साथ ही एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। साथ ही ये थे टॉप एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं सेशन कैसा रहा। और भी मैं आपको लिए वीडियो लेकर आऊँगा और भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।